नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज वैसे तो प्रेशर ही था। एडवांस डिक्लाइन भी आपको डिक्लाइन के फेवर में दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट्स में रिकवरी थी। मिड कैप स्मॉल कैप में एक लेवल तक, मतलब एक समय पर मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी आई थी। उस समय लग रहा था कि शायद जो स्ट्रेंथ है वो एडवांस डिक्लाइन को भी ले जाएगी हरे में, मतलब एडवांसेस के फेवर में, लेकिन रिकवरी उतनी तेज़ नहीं थी। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप बंद हरे निशान में हुए, लेकिन इतनी हाई इंटेंसिटी की रिकवरी नहीं थी कि वो एडवांस डिक्लाइन को फेवर में ले जाए एडवांसेस के। सो इन टोटल आज मार्केट में वैसे प्रेशर दिखाई पड़ेगा। निफ्टी दबाव में बंद हुआ, सेंसेक्स दबाव में बंद हुआ, इसके अलावा निफ्टी बैंक प्रेशर में बंद हुआ, फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में बंद हुए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में डिक्लाइन ज़्यादा थे एडवांसेस के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर गिरावटी देखने को मिली। तो बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं था और बहुत ज़्यादा कोई बहुत सीवियर सेल ऑफ भी नहीं था मार्केट्स के अंदर। आज बढ़िया तेज़ी थी पीएसयू में, तो पीएसयू इंडेक्स तेज़ी में था और जहाँ जहाँ पर पीएसयू के स्टॉक ज़्यादा हैं वहाँ खरीदारी थी। तो मिसाल तौर पे पीएसयू सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस में है, तो वहाँ मेजरली सारी कंपनियों में ही पीएसयू ही है, तो वहाँ पर ये अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 1% के आसपास पीएसयू इंडेक्स चला, तो 1% के आसपास ही सरकारी क्षेत्र भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में प्रेशर था, मेटल में थोड़ी बहुत बाइंग थी, इसके अलावा बैंक्स में प्रेशर था, पीएसयू बैंक में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। सो जहाँ जहाँ पीएसयूज थे वहाँ पर तेज़ी थी, लेकिन अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर मिड कैप हरे निशान में, स्मॉल कैप हरे निशान में और पीएसयू की तेज़ी भी लास्ट तक थोड़ी सी फिजल आउट हुई, लेकिन फिर भी हरे निशान में वहाँ पर भी क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक इसी तरह का सेशन था जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच चल रही थी मार्केट में। आज इंडिगो अपना नया ऑल टाइम हाई बना गया, वो एनालिस्ट मीट था और इस एनालिस्ट मीट के बाद यहाँ पर यूबीएस का अपग्रेड आया और अपग्रेड के बाद शेयर ने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुँच गया। डी मार्ट दोबारा रफ्तार में आया, बहुत समय से कंसोलिडेशन था और चलने की उम्मीद लगी रही थी यहाँ पर, और आज चल भी गया। वो 4400-4500 की जोन में पहुँच गया, वहाँ पर भी अपग्रेड आता हुआ दिखाई पड़ा ब्रोकरेज हाउस का, तो उसका भी इम्पैक्ट था। इंश्योरेंस स्पेस में सरेंडर वैल्यू का जो ओवरहैंग था वो कुछ हद तक खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसका इम्पैक्ट था। मैक्स फाइनेंशियल में 4.5% के आसपास बढ़कर बंद हुआ एंड लाइकवाइज बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में भी थोड़ा थोड़ा मूव आया। पैथलैब स्पेस में खरीदारी थी, एक कोटक का डबल अपग्रेड आया था। उन्होंने बात बोली थी कि अब जो प्राइसिंग की पावर है वो तमाम जो पैथलैब कंपनी उनके हाथ में आ गई है, जिसका इम्पैक्ट है कि पूरा पैथलैब स्पेस ज़ोरदार तेज़ी में था। तो डॉक्टर लाल पैथलैब हुआ, मेट्रोपोलिस हुआ, सब में अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये 2-3 बड़े ट्रिगर थे जो कि मार्केट में आज कामकाज कर रहे थे। अच्छी मूव में रियल्टी भी आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में खरीदारी थी, सीपीएससी में खरीदारी थी, ये कुछ स्पेस थी जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। थोड़ा थोड़ा ऑर्डर का इम्पैक्ट था, स्किपर में, आरवीएनएल में, इन सब में कुछ कुछ ऑर्डर आए थे। उन ऑर्डर के इम्पैक्ट थोड़े बहुत आपको दिखाई पड़ेंगे, तो उसकी वजह से कुछ एक मूव आते हुए दिखाई पड़े। सो ओवरऑल एक ठीक ठाक सेशन है और आखिरी के 2 सेशन बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, कल और परसों का। लेट्स सी कैसे मार्केट बिहेव करता है। ट्रंकेटेड वीक है, दोनों साइड से छुट्टियाँ हैं, सो बहुत ज़्यादा तो उम्मीदें मत लगाएगा, लेकिन हाँ थोड़े लो वॉल्यूम ट्रेड्स पे आप कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग जोन जो आज काम कर रहा था वो था रेलवेज, जहाँ पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आरवीएनएल का ट्रिगर कह लीजिए या आरवीएनएल के ट्रिगर के दम पर खरीदारी कह लीजिए, लेकिन एक अच्छी तेज़ी स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग माध्यमों के ज़रिए। तो सबसे पहले सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं, अरे किधर गया, ये रहा, ओके। सबसे पहला सवाल है आईआरएफसी को लेके क्या करें। सर आज आईआरएफसी पे सुबह इनफैक्ट एक बाय कॉल, समित ने बाय कॉल दिया था, वो एक शो में हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने उसमें खरीदारी की राय दी थी। उनका कहना है कि हालिया तेज़ी यानी पहले वाली तेज़ी के बाद थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है, तो अब बहुत बड़े टारगेट्स तो मत रखिएगा इसमें, लेकिन हाँ नियर टर्म तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने शायद 155-165 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने की राय दी थी। वो टारगेट का लेवल मैं मिस कर रहा हूँ, बट उनका यही कहना था कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, कि 5% ऑलरेडी तेज़ था उस समय पर, तो उनका मानना था कि थोड़ी बहुत तेज़ी इसमें रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म तेज़ी के लिए आप ज़्यादा काम करें और शॉर्ट टर्म गेंस ही यहाँ पर शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उस पार्ट को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के लिए एटलीस्ट में आप लॉन्ग साइड पे ना जाइएगा, ये उनकी तरफ से किराया आते हुए दिखाई पड़ी थी उस तरह के स्टॉक्स को लेके जिनमें हालिया बड़ी तेज़ी आई थी, जैसे आईआरएफसी हुआ, आयरेडा हुआ, इस तरह के शेयरों में कि अप मूव तो मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे शायद अप मूव ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उस चीज़ को आप आधार मान के चलिएगा।
इसके अलावा कुछ और सवाल आते हैं। एक राकेश जी का सवाल है, नमस्कार सुमित जी, थैंक यू राकेश जी, वुड इट बी गुड टू टेक फ्रेश एंट्री इन एमआरएफ नाउ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और आर देयर एनी बेटर ऑप्शंस? पब्लिक रिटेल होल्डिंग इज एट 40% एंड डिविडेंड पे इज वेरी लेस। राकेश जी देखो, पहली चीज़ तो ये पब्लिक फ्लोट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो प्रमोटर के अलावा की होल्डिंग है वो पब्लिक फ्लोट हो गई। इस गलत फहमी को मैं पहले दूर कर देता हूँ। कोई भी स्टॉक में अगर रिटेल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर वो पब्लिक के अंदर आता है। तो एक प्रमोटर दो तरह से क्लासीफाई होती हैं होल्डिंग्स को। एक होता है प्रमोटर होल्डिंग, तो जो मालिकाना हक होता है वो प्रमोटर होल्डिंग में चला गया, जो अपने आप को क्लासीफाई करवाते हैं। मिसाल तौर पे आईटीसी में बैट की 25% होल्डिंग है लेकिन अपने आप को प्रमोटर में क्लासीफाई नहीं कराते हैं, सो वो नॉन प्रमोटर में आते हैं। या टाटा में टाइटन में अगर आप टाटा ग्रुप की होल्डिंग देखेंगे तो वो माइनर में आती है और टिडको की होल्डिंग ज़्यादा आती है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की है, लेकिन वो अपने आप को प्रमोटर में क्लासीफाई नहीं करवाते हैं, सो वो प्रमोटर नहीं कहलाते हैं, वरना उनकी ज़्यादा होल्डिंग है टाटा ग्रुप से। सो अलग होता है प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर क्लासिफिकेशन प्रमोटर एंड नॉन प्रमोटर का होता है। और फिर प्रमोटर के अलावा जो बचा हुआ है वो पब्लिक में आ जाता है, लेकिन उस पब्लिक में भी आपके आते हैं फंड्स, इंश्योरेंस, HNIs, ओवरसीज़ फंड्स, देन आती है पब्लिक, रिटेल पब्लिक, और उसके बाद कुछ लॉक इन। तो रिटेल पब्लिक जो उसके अंदर आती है वो होता है एक्चुअल पब्लिक, जिसकी मैं बात करता हूँ आमतौर पे। सो MRFA केस में 27% के आसपास शायद प्रमोटर की होल्डिंग है और बाकी पब्लिक होल्डिंग में आता है। सो इस केस में भी जो रिटेल पब्लिक की हिस्सेदारी है वो बहुत मिनिमम है। अगर आप उसको अंदर डीप में जाओगे तो 2 लाख तक की होल्डिंग जो होती है वो रिटेल पब्लिक में आता है। तो वो पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत कम है क्योंकि शेयर का दाम बढ़ा है। हैविंग सेड दैट, देखिए MRFA केस में इक्विटी एडजस्ट हुई नहीं। 1972 में आखिरी बोनस आया था, उसके बाद से लेके आज तक कोई बोनस नहीं आया। 1973 में, सॉरी 72 में लिस्ट हुआ था ये। तो उसके बाद से कोई बोनस नहीं आया। 40 लाख शेयर है बाजार में, जिसका 10 लाख शेयर तो प्रमोटर ही लेके बैठा है और बाकी शेयर फ्लोट में है और फंड्स एंड ऑल मिला के कुछ छोटे से ही शेयर आपको दिखेंगे। इसीलिए इसका दाम इतना एग्जॉर्बिटेंट हाई है क्योंकि वो कभी एडजस्ट ही नहीं हुआ, ना बोनस आया ना स्प्लिट आया। इक्विटी बाजार में है नहीं, तो जिसको भी शेयर लेना है इन्हीं 10 लाखों में ही उन्हें ट्रेड करना है। तो इसीलिए छोटा सा ट्रेड होते ही शेयर में बड़ा स्पाइक आया था। सो फंडामेंटल वाइज भी इसमें कोई हामी नहीं है, अच्छी कंपनी है ये और सीएट दोनों इनफैक्ट, लेकिन इक्विटी फ्लोट छोटा है इसलिए आपको इतना बड़ा दाम दिखता है। तो उस पार्ट को अगर आप उससे आप मतलब एग्री करते हैं और आपको कोई डिनाइल नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से लॉन्ग जा सकते हो। बट यही ध्यान रखना कि इसका इक्विटी फ्लोट बहुत छोटा है, तो फ्लोट आमतौर पर मिलता नहीं है। सो लॉन्ग या शॉर्ट जो स्विंग आएंगे वो भी एक एक बार में 2-3 हज़ार रुपये के आपको ऐसे ही दिख जाएंगे क्योंकि स्प्रेड इतना बड़ा होता है फ्लोट होने लो फ्लोट होने की वजह से। तो उस पार्ट को आप ध्यान रखना एटलीस्ट। सर प्लीज़ EMS रिलेटेड सेक्टर के बारे में बताएं। AI के आने से EMS और इंडियन IT सेक्टर में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? LTTS, KPIT, टेक महिंद्रा, एवलॉन, कीन्स, डिक्सन। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें से सर आप LTTS को देख सकते हो। KPIT चला हुआ है, नीचे आ जाए ज़्यादा बेटर है। टेक महिंद्रा इज़ अ बेटर चॉइस कंपेरेटिवली इन सब में। और डिक्सन भी बहुत चला हुआ है। एम्बर को ज़्यादा तेज़ी बोल रहे हैं जेफरीज़ की वजह से। जेफरीज़ की एक रिपोर्ट भी था, 9,000 के टारगेट उन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर। और केएनसी केस में भी थोड़ा वेट कर लो कि अभी नंबर आए, अभी IPO आया, बहुत दिन हुआ नहीं, तो थोड़े नंबर इसके और डाइजेस्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन सो फार इन सब में सबसे सेफ अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप टेक महिंद्रा और LTTS इन दोनों ऑप्शन को फिर भी ऑप्ट कर सकते हो। हालिया गिरावट की वजह से LTIM ज़्यादा फेवरेबल है LTTS से भी। वो ज़्यादा नीचे, लेकिन वो आपकी लिस्ट में है नहीं इसलिए उसको नहीं शामिल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हो तो LTIM नीचे आया हुआ है, टेक महिंद्रा, LTIM, इवन TCS वापस अपने हाई से थोड़ा नीचे है। तो ये कुछ नाम है जो कि ठीक लग रहे हैं अदरवाइज। सर TCS डाबर लॉन्ग टाइम SIP। ज़ाला जी कोई ऐसा मुझे वो नहीं दिख रहा है इसमें फ्लॉ की। अगर आप जाना चाह रहे हो TCS में एज एन SIP तो आप आराम से जा सकते हो। मतलब इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर, 1, 2 कैश रिच है, सबसे बड़ी बात कैश रिच है। तो आपको किसी भी तरीके की किसी भी फील्ड में एक्सपैंड करने में बहुत इशू आएगा नहीं। मतलब अगर आपके पास नकदी होती है यानी कैश होता है तो आप किसी भी छोटी मोटी जिस नई इमर्जिंग बडिंग फील्ड का कोई कंपनी अगर उठता है तो उसको एक्वायर कर सकते हो। सो 15-17-30 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का कैश होता है इस कंपनी में आमतौर पे। तो अगर 30,000 करोड़ का कैश है, 30,000 करोड़ की IT कंपनी तो ऐसी खरीद सकते हैं, प्लस लीवरेज भी है। सो इस तरह की एक्विजिशन कैपेसिटी IT कंपनियों में यूजुअली होती है। तो कोई भी अगर इनको फील्ड मिलती है, बीट AI, EMS और वटेवर, तो उसमें एक्सपैंड करने में इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए कैश रिच कंपनियों को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, प्लस टाटा की क्रेडिबिलिटी भी है। सो अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए देख रहे हो तो इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज। राम सर, Adani Port or JSW Infra? I have 620 share of Adani Port. Should I add or either off
मेरे ख्याल से कुछ मत करिए, हिमालय जी बस होल्ड करिए। वो एक नया जो पोर्ट आज जिसकी खबर भी चल रही थी, कौन सा गंगानगर पोर्ट था, नहीं गंगावरम पोर्ट था, मैं नाम मिस कर गया उसका, आज सुबह खबर भी आई थी पोर्ट को लेकर, अदानी पोर्ट में। तो वो जो पोर्ट का एक्विजिशन है वो कंपनी के लिए बड़ा फेवरेबल मान के चल रहे हैं मेजरली ब्रोकरेज हाउसेज जितने भी हैं। सो वो एक अच्छा ट्रिगर बनेगा। हाँ, गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में करीब करीब 3080 करोड़ रुपए के आसपास का ये खरीदारी की है। रेल कनेक्टिविटी है, 20 मिलियन टन पर एनम के आसपास की कैपेसिटी है और ईस्ट कोस्ट पे स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड भी है और अदानी का जो SEZ है उसके पास में भी है। तो इनके लिए मेजरली फेवरेबल डील ही आप इसे मान के चलो। सो अगर आप चाह रहे हो तो अदानी पोर्ट में बन रहना ज़्यादा बेटर है JSW इंफ्रा कंपैरिजन, क्योंकि JSW इंफ्रा में एज ऑफ नाउ अभी आए हुए बहुत टाइम हुआ नहीं है, तो 1 साल भी नहीं हुआ, 4 क्वार्टर का नंबर भी नहीं आया। सो जो ऑलरेडी क्रेडिबल प्लेयर है, लार्जेस्ट प्लेयर है और आपके पास शेयर भी हैं उसके और ठीक दाम पर भी खरीदे हुए हैं, तो आप बहने ही रहो ना। बढ़िया 1200 रुपये का दाम आज आपको दिख ही रहा है, आपकी कॉस्ट तो डबल हो ही चुका है। सो एज ऑफ नाउ तो होल्ड करना इज़ अ बेटर चॉइस। और अच्छा रीजनेबल गेन और आ जाए तो आप थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, फ्री के शेयर साथ बने रहना ज़्यादा बेटर है। लेकिन एज ऑफ नाउ इसमें कोई खास मुझे रिस्क दिख नहीं रहा। पलाश जी का सवाल है, नमस्ते सुमित जी, डीमार्ट का पी रेशियो इज अबव 100, इज इट गुड बाय? नो, इट इज़ नॉट गुड बाय इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। इसमें तो आप पलाश जी बिल्कुल मतलब एश्योर रहो कि ये गुड बाय है कि नहीं। कोई भी अगर स्टॉक को आप पी के हिसाब से देख रहे हो तो ये आपको महंगा ही दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, स्वान है, स्वान का पी आपको 2000 दिखाई पड़ेगा, या इवन स्नोमैन का पी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो कुछ जगहों पे क्या होता है, नंबर्स इंप्रूव हो रहे होते हैं। डीमार्ट के केस में नंबर्स का इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन डीमार्ट के केस में क्या है, इसका वैल्यूएशन वैसे ही महंगा था जब ये आया था तब, फिर धीरे धीरे चल के 7000 रुपये तक गया और वहाँ तक वैल्यूएशन तो एक्सॉर्बिटेंटली महंगा हो गया। फिर बाजार ने इसको कंसोलिडेट किया, बहुत समय तक एक रेंज के अंदर रखा, रेंज में उसकी अर्निंग बढ़ाता गया। जो मैं बहुत दिन से कह रहा था कि डीमार्ट लग रहा है चलना चाहिए, लगना चलना चाहिए, वो इसीलिए कह रहा था कि अगर कोई शेयर का दाम वहीं खड़ा है 3200 से 3800 या 3400 या 4000 इसी जोन में, और उसकी अर्निंग विद टाइम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, तो उसका पी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो हैप्पीएस्ट माइंड में हो रहा है, जो डीमार्ट में हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पी विद टाइम होता क्या है कि वो एक ऐसा जोन में आपको ले आएगा जहाँ वो अब सस्ता हो जाएगा। तो पहले कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो सस्ता ऑलरेडी दिखेगा आपको, जो कहते हैं ना कि विद रेफरेंस टू ये पहले सस्ता हो चुका है, लेकिन स्टिल महंगा है। सो वैल्यूएशन वाला पार्ट महंगा है। वैल्यूएशन के हिसाब से कल एक बहुत अच्छा आर्टिकल था जोमेटो पर भी कि जोमेटो का वैल्यूएशन इज़ अ हॉन्ट फॉर फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, लेकिन एक्चुअल में वो एक्सपैंड कर रहे हैं। सो कुछ चीज़ें बियॉन्ड ही चलती हैं आमतौर पे, लेकिन हैविंग सेड दैट ब्रोकरेज हाउसेज 4400 के टारगेट दे रहे हैं, 5000 के टारगेट आ रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसलिए एक्यूमुलेट करता हूँ, अगर ये बहुत टाइम इस जोन में रहेगा तो आपको आराम आराम से दाम मिलता रहेगा, सो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। Sir, what should I do with alkyl amine? Every day it's falling 3-4%. Any bad news or any reason should I exit 21% loss or hold 50 stocks? दास साहब, अब थोड़ा लेट तो है क्योंकि ये बहुत समय से टूट रहा है और आपने बहुत समय बाद सवाल पूछा है। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अभी तो होल्ड करो और इस क्वार्टर के नंबर पर नज़र रखना। अगर इस क्वार्टर के नंबर में कोई भी स्टेबिलिटी का साइन नहीं आता है किसी भी केमिकल कंपनी में, तो शायद रिएक्शन और स्टीप हो, लेकिन अगर आ जाता है तो शायद यहाँ से थोड़ा रिवाइवल मिलना चाहिए आपको। तो एटलीस्ट इस लिहाज से भी होल्ड करो एंड वेट एंड वॉच। और जो रोज़ का टूट रहा है 3% 4%, इसकी चिंता मत करो, मिड कैप ही टूट रहा है, तो जैसे चले वैसे टूट रहे हैं। सो होने दीजिए एंड कीप एन आई ऑन नंबर्स, उसके बाद देखना ज़्यादा बेटर रहेगा कोई भी कॉल। ये नंबर्स इतना पहले आने के बाद अब आप इस तरह की कॉल नहीं ले सकते, 1/4 पैसा चला गया मेरा तब मैं कॉल ले रहा हूँ। सो ये कॉल या तो पहले लेनी चाहिए थी, या फिर अब आप नंबर का वेट कर लो, उसके बाद कॉल लो। सुमित जी, मेरे पास AWL के 100 शेयर हैं 475 में, क्या करूं? आई डॉक्टर साहब का सवाल है। आई डॉक्टर साहब देखो, पहली चीज़, जब तक इसमें ब्लॉक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अदानी के सारे शेयर चलते दिखेंगे आपको। अदानी ट्रांस चल गया, आज 5% चल रहा था, विल्मर बेसिकली। इसके अलावा आज अदानी पोर्ट नया हाई की तरफ जा रहा है, तो सारे लोग शेयर चलेंगे जब तक अदानी विल्मर में ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 82% प्रमोटर होल्डिंग है, 75 लाना ज़रूरी है, सेबी का नॉर्म है, और 3 साल के अंदर लाना था, जो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है मेरे ख्याल से, होने वाला है कभी भी। तो अगर वो ब्लॉक नहीं आता है तो सेबी वही करेगा जो पतंजलि केस में हुआ, होल्डिंग फ्रीज करके। अगर ऐसा हो जाता है तो जब तक ब्लॉक का हैंगओवर नहीं उतरता, किस दाम पर हो रहा है, कौन नया इन्वेस्टर है, क्या भाव पर ले रहा है, अदानी हट रहा है कि विल्मर हट रहा है,
जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी मार्केट ऐसे रिएक्ट करता रहेगा। सो एटलीस्ट तब तक के लिए आपको वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा, और वो हैंगओवर बहुत बड़ा हैंगओवर है, उसको हटने दीजिए, फिर देखते हैं। जो इंडिगो में हुआ, प्रमोटर मॉल बेच रहा है, शेयर चले जा रहा है, क्योंकि प्रमोटर का एक ब्लॉक का हैंगओवर है ही, वो हैंगओवर जैसे से खत्म हो रहा है शेयर चलता जा रहा है। सो उस हिसाब से आप इस पर नज़र रखना। यूनियन बैंक, मेरे ख्याल से शाहबाज साहब बने रहो इसमें, आप अभी पीएसयू में और थोड़ा मूव बाकी है मेरे ख्याल से, तो बने रहने में कोई खास बुराई है नहीं, क्योंकि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने बुक वैल्यू के इर्द गिर्द ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उन्हीं में से एक बैंक जो आता है वो यूनियन बैंक भी है, बहुत दूर नहीं है अपनी बुक वैल्यू से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहना ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली। पीएसयू में भी और शायद बूथ जूस बाकी है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, कैन आई बाय टेक महिंद्रा एंड LTIM? रोहन जी देखो, अगर आप टेक महिंद्रा और LTIM ले रहे हो तो हैं दोनों ऑप्शन अच्छे, लेकिन LTIM सीम्स बेटर बेट, लेकिन अगेन उसमें भी और टेक महिंद्रा में भी अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको बहुत स्लोली एंड स्टेडली एक्यूमुलेट करना होगा, यानी कि 5 शेयर ले लिए, 2 शेयर ले लिए, फिर नीचे आया, फिर 2 शेयर ले लिए, 5 शेयर ले लिए, मतलब एग्जाम्पल है, आपके एपेटाइट पर डिपेंड करता है, आप 200-500 भी ले सकते हो जैसा आपका एपेटाइट है उसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये अभी ये रुके गए, थमे गए, चलेगा नहीं, क्योंकि LTIM के केस में ऑलरेडी बहुत चला था, तो बहुत चलने के बाद अभी कूल ऑफ हो रहा है, तो कूल ऑफ अगर हो रहा है तो होने दीजिए, वो कूल ऑफ कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन थोड़ा समय ले सकता है। सो एक बारी वो कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद आप पोजीशन का बड़ा हिस्सा भी ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप छोटा छोटा चंक में ही जाना है इसमें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इंदू मिस्टर राजरत्न ग्लोबल वायर है। इंदू मैम मेरे ख्याल से अभी मत जाओ, आप अवॉइड करो, एक तरफा तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन में गया है, ये क्वार्टर के नंबर देख लो, अगर ठीक रहते हैं तो आप एंटर करो, ज़्यादा बेटर है अभी के लिए, एटलीस्ट यू ऑलवेज हैव अ बेटर चॉइस, उनको आप पिक कर सकते हो। सर मेरे पास कैंपस के 292 पर 200 शेयर हैं, जी के 180 पे 100 शेयर हैं, निकल जाएं या होल्ड करें? 6 मंथ का व्यू है। मैम देखो सुरभि जी, जी ए केस में प्रमोटर चेंज इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड एज ऑफ नाउ, वो अभी तक हुआ नहीं है, जो उम्मीद थी कि हो जाता शायद सोनी डील के बाद, जो हुआ नहीं, तो बाजार ने इसीलिए उसको सीवियरली पनिश भी किया। आपको कहीं भी तेज़ी मिले तो एटलीस्ट इसमें से निकल के किसी और मीडिया कंपनी में भी आप जा सकते हो, आपके चॉइस है रेस्ट, या अनटिल अनलेस यहाँ पे क्लियर ना हो जाए स्टेटस की क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है। कैंपस क्योंकि चला बहुत था और चलने के बाद बहुत तेज़ी से नीचे आया, तो अपने इशू प्राइस के आसपास की आ भी गया, सो बहुत अब वापस वहीं पर ही है जहाँ से शुरू हुआ था, सो इसको होल्ड करने में बहुत हार्म नहीं है, लेकिन इसका 52 वीक्स लो जो था उसको स्टॉप लॉस तौर पे आप एटलीस्ट फॉलो करना, और जी में भी आप किसी भी तेज़ी में निकलने की कोशिश करना ज़्यादा बेटर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस थक गए हैं, शैल बी शिफ्टेड टू अदर फाइनेंस लाइक मास फाइनेंस? तो नीरव जी, बजाज फाइनेंस में प्रॉब्लम नहीं है, बजाज फाइनेंस एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम है। बजाज फाइनेंस तो गेन अभी भी देगा, बट द इंटेंसिटी ऑफ गेन वुड बी वेरी लेस। पहले ये मतलब ऐसे समझो, एक समय पर 100% रिटर्न देता था एक साल में, वो घट के 80 हुआ, फिर 60 हुआ, आज की डेट से एवरेज CAGR 45% है, तो स्लोली एंड स्टेडली घट रहा है। यही एशियन पेंट में हो रहा है, यही HDFC बैंक में हो रहा है, तो हैं तो गेन या रहेंगे गेन, लेकिन द गेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा रेंज में काम करेगा। सो अगर आप में वो पेशेंस है तो आप बने रहो कि ये गेन रहेगा, क्वालिटी में ख़राबी नहीं है, बट और बड़े बड़े प्लेयर को बाजार एक लेवल के बाद एक वैल्यू बहुत महंगी हो जाती है, तो दूसरे प्लेयर ढूंढना शुरू कर देते हैं। सो अगर वो पेशेंस है तो बने रहो, एल्स आप अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं उनको भी तलाश सकते हो। अच्छे अच्छे ऑप्शन में मास से बेटर भी ऑप्शन है मार्केट में, इवन जियो इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे, वहाँ नंबर अगर कोई अच्छे आते हैं तो उनको भी पिक कर सकते हो, लेकिन बी पिक एंड चूज़ करना, फॉल का इस्तेमाल करना किसी अच्छे स्टॉक में एंटर करने के लिए। NBFC में सेफ्टी और एसेट क्वालिटी, दो चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना, कि ऐसा ना होना कि किसी की बुक इतनी ख़राब हो आपको पता ही ना चले, सडनली ख़राब हो जाए। सो इसलिए देखभाल कर ही काम करना, इसमें एसेट क्वालिटी को लेके बहुत इशू होते हैं, किसी एक अकाउंट में एक सेक्टर एक्सपोजर को लेकर ये दिक्कतें पहले भी आई हैं, फिर ना आ जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। रेस्टोरेंट ब्रांड एंड सर, रेस्टोरेंट ब्रांड भाटिया साहब चल ही नहीं रहा, जब से IPO तब से लेके आ सकते हो, इसमें कुछ मूव आया नहीं। और रही बात देवयानी केस में भी, तो है तो ये भी स्लो ही एज ऑफ नाउ, तो दोनों बने रहो। रेस्टोरेंट ब्रांड में तो एक ब्लॉक होना है, एक बड़ी ब्लॉक, एक बड़ा स्टेक बिकना है, अगर वो बिका तो बात अलग है, इसीलिए वो हैंगओवर में रुका हुआ है,
लेकिन देवयानी केस में जस्ट वेट एंड वॉच, नंबर कैसे आते हैं, चीज़ें कैसे होती हैं, उसके हिसाब से आप कॉल लेना। लेकिन बेटर ये है कि अच्छे अच्छे ऑप्शन है मार्केट में, इनको प्रेफरेंस देने के लिए आप उनको दे सकते थे, बट ठीक है अभी आपके पास है तो बने रहो, ज़्यादा बुराई नहीं है इसमें कुछ। देवयानी इज़ कंपेरेटिवली बेटर इन कंपैरिजन टू रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। लेकिन रेस्टोरेंट में अगर ब्लॉक डील हो जाती है, कोई नया हिस्सा खरीदने के लिए आ जाता है, कोई जो जुबलेंट के आने की बातचीत थी, अगर वैसा तो कोई आ जाता है तो बात अलग होगी। लेकिन नंबर इज़ बेटर, फेयरली बेटर इन देवयानी कंपेरेटिवली ब्रांड एशिया के। वो तो लॉस में था, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में आया था। सो बस यही 2-3 चीज़ों पर नज़र रखना और बाकी देखते क्या करना है इसमें। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होती है अब 5:30 बजे शाम को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और साथ ही साथ किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।